नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले मेरे वीडियो समास वाले में मैंने आपसे पूछा था कि मैं अपना अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में सबसे अधिक लोगों ने मुझसे यह कहा कि आप अगला वीडियो छंद पर बनाएं। इसलिए आज मैं आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ छंद को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मुझसे पहले भी कई YouTube चैनलों पर छंद को बहुत ही विस्तार से और बेहद अच्छे ढंग से समझाया और बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि परीक्षा में आप इस जानकारी को अंकों में परिवर्तित नहीं कर पाते, यानी मार्क्स में नहीं बदल पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, ये गलती हमारी भी है। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी विषय को अच्छे तरीके से समझाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अच्छे तरीके से समझाने के बाद उसका कुछ प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस कराना और उसे ट्रिकी अप्रोच के साथ आपके दिमाग में फीड कर देना भी हमारा ही दायित्व होता है। इसलिए आज मैं आपको छंद बहुत विस्तार से समझाने पर बल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझना है या विस्तार से छंद के बारे में जानना है तो किसी अन्य YouTube चैनल पर जाकर आप कोई अन्य वीडियो देख सकते हैं। आज मैं समझाऊंगा कम और रटाने पर बल दूंगा ज्यादा, वो भी ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो आइए देखते हैं छंद। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है चद। अगर परीक्षा में आ गया कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप चद को टिक करेंगे। कैसे? जब आप चद पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने से ही लग जाएगा कि छंद का है। चद छद छंद चद छंद, इसका अर्थ होता है आह्लादित करना, यानी खुश करना। यानी छंद बधा हुआ पद हृदय को आह्लादित करता है, यानी खुश करता है, आनंदित करता है। प्राचीनतम उल्लेख कहाँ है छंद का? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि छंद ईश्वर की देन है। छंद का अन्य नाम क्या है? तो पिंगल शास्त्र है। लौकिक संस्कृत के छंदों के जन्मदाता वाल्मीकि को कहा जाता है। ये प्रश्न आपको रटना पड़ेगा, ताकि प्रश्न अगर इसमें से कोई परीक्षा में आ जाए तो आप सही पे टिक कर दें। छंद शास्त्र की पहली कृति माना जाता है छंद माला को। सोचिएगा कोई माला है छंदों की। छंद शास्त्र किसका नियामक है? तो विकल्प में देगा गद्य पद, तो आप पद्य को टिक करिएगा। छंद शास्त्र नियामक है पद्य का, यानी नियम बनाया हुआ है छंद पद्य के लिए। गद्य का नियामक तो व्याकरण होता है। छंद के प्रकार कितने हैं? तो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार का है: वर्णिक, मात्रिक, उभय और मुक्तक। परिभाषा इसका हम कह सकते हैं कई प्रकार से बताई जाती है परिभाषा, जिसमें एक है जिस रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, संख्या और क्रम इत्यादि का ध्यान रखा जाता है उसे हम छंद कहते हैं। ऐसे हम छंद के अंक के रूप में भी जान सकते हैं। इसके सभी अक्षरों के बारे में विस्तार से हम आगे बताएंगे। कितने वर्णों के समूह को गण कहा जाता है? तो 3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। जैसे यगड़, 3 अक्षर है, 1 2 3। जैसे मगड़, 3 अक्षर है। तगड़, 3 अक्षर है। रगड़, 3 अक्षर है। यानी ये 3 य वाला गण, म वाला गण, त वाला गण, र वाला गण, यानी 3 अक्षरों का ये जो ग्रुप है, इसे ही हम कहते हैं कि ये गणों का समूह है। यदि प्रश्न आता है कि गणों की संख्या कितनी होती है, तो गणों की संख्या 8 होती है। इसके लिए कोड बनाया गया मात्रा जानने के लिए, या माता राजभानस लगा। यानी कि ये 8 गण है: यगड़, मगड़, उसके बाद तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़ और लगा, ये मात्रा के लिए बनाया गया है। दोस्तों, छंद के हिसाब से वर्ण 2 प्रकार के हैं: लघु या ह्रस्व वर्ण, जिसकी मात्रा 1 पाई के रूप में होता है, और दीर्घ या गुरु वर्ण, जिसकी मात्रा वर्तुल के आकार की, यानी एस के आकार की होती है। अब लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं, यानी किस पे हम एक मात्रा खींचेंगे? जैसे इसमें है अ, यानी कि आ नहीं बल्कि अ, बड़ी नहीं बल्कि छोटा ई, बड़ा उ नहीं बल्कि छोटा उ, री और चंद्र बिंदु। और इसके साथ साथ जितने भी ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन होंगे वो सब पर 1 पाई खींचा जाएगा, यानी कि लघु माना जाएगा, यानी एक मात्रा माना जाएगा। जैसे अ से बना है व्यंजन क में भी छुपा होता है अ, चाहे ख में भी छुपा होता है ख, यानी कि अ। तो छोटी ई की तरह, की भी छोटा उ की तरह, जैसे कु है तो 1 मात्रा, री है तो 1 मात्रा, या चंद्र बिंदु किसी व्यंजन पे लगा हुआ है तो 1 मात्रा की नहीं है। उसी तरह से दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं? तो अ नहीं बल्कि आ, छोटी ई नहीं बल्कि बड़ी, याद करने के लिए आसान है। छोटा उ नहीं बल्कि बड़ा उ, गुरु होता है, यानी कि 2 मात्रा की नहीं है।
अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे हमने कहा कि अ नहीं बल्कि या, छोटी नहीं बल्कि बड़ी केवल, छोटा ऊ नहीं बल्कि बड़ा ऊ केवल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये नहीं कि ए नहीं केवल आए, ये भी नहीं कि ओ नहीं बल्कि औ, यानी इसमें दोनों ही है, ए भी है और ए भी है, ओ भी है और औ भी है। और इसके साथ साथ अनुस्वार यानी कि जो ऊपर हम बिंदु खींचते हैं, जैसे कि म या ओ, इसकी बात हो रही है। और विसर्ग जैसे अह लिखते हैं हम लोग, तो ये विसर्ग यानी दो बिंदु, ये भी हम डबल मात्रा के रूप में यानी एस के रूप में गिनते हैं। तथा इससे बने सभी व्यंजन, जैसे आ से बना है का, बड़ी से की, बड़ा ऊ से कु, ए से के, आय से कै, ओ से को और औ से कौ, और अनुस्वार बिंदु ऐसे कम और विसर्ग ऐसे दो बिंदु। तो दोस्तों देखिए कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, आपको लग सकता है कि चंद्र बिंदु दीर्घ होगा क्योंकि ये थोड़ा भारी भरकम सा दिख रहा है, क्योंकि एक ये लाइन है एक ये लाइन है, और ये आपको उल्टा दिख सकता है कि ये लघु होगा क्योंकि एक बिंदु दिख रहा है। लेकिन आप कंफ्यूजन से बचिएगा, ये बिंदु अकेला है लेकिन ये दीर्घ मात्रा है यानी कि एस बनेगा, ये दो मात्रा लगाया जाएगा। और चंद्र बिंदु रहेगा तो भले ही भारी भरकम दिख रहा है लेकिन इस पर एक मात्रा लगाएंगे क्योंकि ये लघु गिना जाता है। कैसे इसको याद रखेंगे, तो ये सोच लीजिएगा चंद्र बिंदु यानी कि चांद पर दाग होता है इसलिए चांद छोटा है यानी कि केवल एक मात्रा के बराबर है। और इसमें ये जो बच गया ये इस पर बिंदु पर दो मात्रा लगाइएगा। या ये भी सोच लीजिए कि केवल आप लघु स्वर या लघु वर्ण याद कर लीजिए कि ये है अ, ई, छोटा ऊ, री और चंद्र बिंदु, और इसके साथ सारे स्वर वाले सभी व्यंजन, और इसके अलावा जो कुछ भी बच गया सब दीर्घ है, इस तरह से याद रख लीजिए। तो ये भी है, और ये भी दिमाग में रख लीजिए कि के भी दीर्घ है और काय यानी कि आय का मात्रा, आय तो अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा कि दीर्घ है, लेकिन के भी दीर्घ है, कौ तो दीर्घ है पकड़ में आ जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा को भी अगर लिखा रहेगा यानी ओ की मात्रा भी दीर्घ है। और यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, एक बिंदु है तो ये दीर्घ है, चंद्र बिंदु है तो ये ह्रस्व है यानी कि एक मात्रा लगेगा। अब देखिए मात्रा क्या होता है, मात्रा का मतलब जब हम किसी चीज को कितने समय में बोल रहे हैं, जैसे अगर 1 सेकंड में बोल रहे हैं तो समझिए कि लघु है, अगर 2 सेकंड में उस वर्ड को यानी उसका दुगुना समय ले तो समझिए कि गुरु है। जैसे लघु वर्ड के लिए एक मात्रा इस्तेमाल की जाती है और इसका चिन्ह ये है, और गुरु वर्ड के लिए दो मात्रा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका चिन्ह ऐसे ऐसे नहीं है बल्कि इसका चिन्ह एस के रूप में वर्तुल के आकार का बनाया जाता है। और एक बात ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, स्वर रहित व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होगी, यानी जिस व्यंजन में कोई स्वर नहीं होगा, जैसे अगर क में हलंत लगा दे तो इसमें कोई स्वर नहीं है क, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। यानी कि अगर आधा अक्षर है या हलंत वाला कोई व्यंजन है तो उसकी मात्रा 0 होगी, यानी कोई मात्रा नहीं होगी। जैसे कि भास्कर, तो भा में तो आ का मात्रा है तो 2 मात्रा हो गया, लेकिन ये आधा अक्षर है यानी कि इसमें स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो कोई मात्रा नहीं है। क में एक मात्रा, र में एक मात्रा। अब ये भी आधा स्व है तो आधा अक्षर की कोई मात्रा नहीं। ये वाह है आ का मात्रा यानी कि इस जैसा बनाएंगे यानी 2 मात्रा, ये भी आधा अक्षर है यानी कोई मात्रा है। ये थ यानी इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा। अब तत्सम में तो ये हलंत लगाने का मतलब भी होता है आधा अक्षर, तो इसकी एक मात्रा इसकी कोई मात्रा नहीं, इसकी एक मात्रा इसकी एक मात्रा, यानी कि कह सकते हैं आधा अक्षर बराबर या हलंत लगा है तो इसका मतलब हो गया आप उसको 0 मात्रा गिनिएगा, यानी कोई मात्रा मत गिनिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि संयुक्त अगर वर्ण है, संयुक्त वर्ण का मतलब 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ वर्ण, संयुक्त वर्ण से पहले वाला जो अक्षर होगा तो वो अगर लघु भी होगा तो उसे आप गुरु गिनिएगा, यानी कि 2 मात्रा लगाइएगा यानी एस लिखिएगा। जैसे ये तो आ लिखा है तो डबल मात्रा होगा ही, लेकिन ये छोटी ई का मात्रा है तो ये एक होना चाहिए, लेकिन आधा स और का ये डबल संयुक्त अक्षर, इसी को संयुक्त अक्षर कहा जाता है। तो ये संयुक्त अक्षर हो गया, क तो संयुक्त अक्षर, म पे आसमानी रहा ये भी संयुक्त अक्षर है। तो संयुक्त अक्षर से पहले छोटी ई है, लघु मात्रा होना चाहिए, लेकिन इसके बाद बावजूद भी इसमें डबल मात्रा लिखेंगे क्योंकि इसके बाद यहाँ पे संयुक्त अक्षर है। और उसके बाद संयुक्त अक्षर में एस की मात्रा क्योंकि आ का मात्रा है और ये र का एक, फिर इसमें स का तो 1 होगा और चूंकि 1 होना चाहिए, लेकिन इसके बाद संयुक्त अक्षर है तो संयुक्त अक्षर से पहले वाला अक्षर पे डबल मात्रा चढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पे एक अक्षर मात्रा ना होके 2 मात्रा हो जाएगा, यहाँ पर 1 मात्रा क्योंकि
अ यानी कि अ है। अब इसमें संयुक्त अक्षर ये है तो संयुक्त अक्षर से पहले लघु भी है तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी दो मात्रा लगेगा। और बाई चांस भात रहता है यानी कि यहाँ पे पहले से ही भा रखता है तो डबल मात्रा चढ़ता ही, ऐसा लगता है, और इसमें एक मात्रा। और इसमें भी संयुक्त अक्षर तो संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ड पे हम लोग डबल मात्रा चढ़ाते हैं और इस पे एक मात्रा, क्योंकि अगर धर्मा रहता तो इसमें भी दो मात्रा चढ़ा देते हैं। दोस्तों छंद में यति का मतलब होता है विश्राम या विराम, जैसे पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई, अर्ध विराम, विस्मयबोधक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी छंद को पढ़ते समय हमें कहीं कहीं कुछ समय के लिए रुकना होता है, जहां पर हम सांस भी ले लेते हैं, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, तो यह यति है, ये खड़ी पाई इसमें यति है, ये यति है और ये यति है। गति क्या होता है, तो गति का मतलब होता है लय या प्रवाह। जब हम कोई छंद पढ़ते हैं तो उसमें लघु और गुरु वर्णों के चलते जो उसमें स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसे ही हम गति कहते हैं। तुक क्या होता है, तो अंत्य वर्णों की आवृत्ति, यानी अंतिम वर्ण जो होते हैं उनके उच्चारण की आवृत्ति को ही हम तुक कहते हैं। जैसे श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, तो धार और चार में कुछ उच्चारण की आवृत्ति हो रही तो इसे ही हम कहेंगे कि तुक है। तो जिस छंद में तुक होता है उसे तुकांत छंद कहते हैं, जिस छंद में तुक नहीं होता है उसे हम अतुकांत छंद कहते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर अगली लाइन के अंत में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो सागर और उजागर में उच्चारण मिल रहे हैं तो इसमें हम कहेंगे कि तुक है। अब संख्या एवं क्रम क्या होते हैं, तो वर्ण या मात्राओं की जो गणना की जाती है उसे हम संख्या कहते हैं और गुरु और लघु के आने की व्यवस्था को हम क्रम कहते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में प्रतियोगी छात्र अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वर्णिक छंद होता है, वर्णिक छंद, तो हम केवल वर्ण गिनते हैं, वर्ण का मतलब अक्षर गिनते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 क्या है, तो वर्ण है। जैसे इंद्र वज्रा, तो इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं, तो कुछ छात्र उसमें ऐसे गिनने लगते हैं, ये दो मात्रा, ये एक मात्रा, ये एक मात्रा, चूंकि याद रखिएगा र में छोटा उ का मतलब जब बिंदी न गोला ना बना रहा है तो छोटा उ, और यही अगर गोला बना रहा है ऐसे तो ये हो जाता है बड़ा उ, तो एक मात्रा, तो इसको गिनने लगते हैं। जबकि ये मात्रिक छंद में ऐसे गिना जाता है, वर्णिक छंद में केवल वर्ण गिने जाते हैं। जबकि और इसमें जब हम वर्ण गिनेंगे तो इसमें बड़ा दीर्घ और लघु का ध्यान नहीं देंगे, चाहे दीर्घ हो चाहे लघु, हम सिर्फ उसे एक ही गिनेंगे। जैसे इसमें श्री है बड़ी का मात्रा, तो लघु, अगर मात्रिक होता तो दो मात्रा गिनते हैं, लेकिन वर्णिक वाले में चाहे गुरु हो चाहे लघु हम उसे एक ही गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर यही मात्रिक छंद हो तो इसमें हम मात्रा लगाकर गिनते हैं। दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में जो छंद भाग 2 होगा उसमें मैंने ट्रिकी अप्रोच के साथ ये याद कराया कि कौन सा छंद सम होता है, कौन सा छंद अर्धसम होता है, कौन सा छंद विषम होता है, और उसके बाद मैंने ये भी याद कराया है अगले वीडियो में कि कौन सा छंद वर्णिक है और कौन सा छंद मात्रिक है, ताकि परीक्षा में आए तो आप डायरेक्ट टिक कर सके और कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। और ये भी बताया कि किस वर्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं और किस मात्रिक छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11 13 होता है या 13 11 होता है, ये सब कुछ मैंने ट्रिकी अप्रोच के साथ याद कराया है। तो इस वीडियो पहले वाले भाग 1 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है छंद का भाग 2 देखना, क्योंकि भाग 1 में तो मैंने सिर्फ समझाया है, लेकिन भाग 2 में मैंने ज्यादा रटाया है, तो इसलिए भाग 2 को देखना ज्यादा जरूरी है। तो यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।